दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। सुकून एफएम पर मैं मनदीप आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग सीक्रेट घर जमाई को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कर दीजिएगा। आप लोग जब भी शेयर करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नई नई कहानियाँ बनाने का। तो आप हमारे मोटिवेशन के लिए इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी दोस्त हमेशा सुनते हैं तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। मेरा इतने बोलने के बाद भी आप लोग पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते वीडियो को। तो एक लाइक तो कर दिया करो यार। कोई आपका इसमें पैसा भी नहीं जाता। आप लोग कहानी सुनते हैं, लाइक भी नहीं करते। तो एक लाइक ज़रूर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताते रहें कि आप लोग कहाँ से हैं और कहाँ से हमारी कहानी देख रहे हैं। आज के सीक्रेट घर जमाई के एपिसोड नंबर 33वें में आपका स्वागत है। चलिए कहानी को करते हैं शुरू। समर और पायल पहाड़ी पर हाइकिंग के लिए गए थे। वहां उसे बिहार बॉयज गैंग का मेंबर दिगंबर भी मिल गया था, जो समर से भिड़ गया और पायल को छेड़ने लगा। समर ने दिगंबर को मार डाला। उसके बाद उसने पायल के साथ रात बिताई और सुबह अग्रवाल इंडस्ट्रीज में पहुंच गया। वहां इरा उसे डिनर के लिए ले गई, लेकिन रेस्टोरेंट की रिसेप्शनिस्ट ने इरा का बुक किया हुआ रूम किसी और को देने की बात कही। रिसेप्शनिस्ट ने फिर उसको चिढ़कर कहा, देखिए ये हमारी मर्जी है, मैं किसी को भी वो रूम दे सकती हूँ, और तुम पूछने वाले होते कौन हो। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। कुणाल उनका एक बहुत बड़ा और पुराना क्लाइंट था, जिसकी संपत्ति कुल 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। वो अक्सर इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आता था। इस रिसेप्शनिस्ट को अच्छी टिप भी देता था, इसलिए वो उसे खुश करना चाहती थी। समर ने उस रिसेप्शनिस्ट को गुस्से में घूरते हुए कहा, मैं यहां से ऐसे नहीं जाने वाला। तुम हमारे साथ धोखा कैसे कर रही हो? रूम नंबर हमारा है और तुम ऐसे ही किसी और को नहीं दे सकती। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे इस आदमी को हमारा रूम देती हो। अब चाहे तुम सिक्योरिटी को बुलाओ या पुलिस को, लेकिन मुझे यहां से कोई नहीं हिला पाएगा। रिसेप्शनिस्ट ने भी उसे घूर कर देखा और कहा, मैं तुम्हें बता दूं, यह रेस्टोरेंट कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। अगर तुमने यहाँ पर कोई भी हंगामा किया तो समझो तुम कपूर परिवार से पंगा ले रहे हो। मुझे लगता है कि तुम कपूर परिवार से पंगा तो नहीं लोगे और चुपचाप यहाँ से चले जाओगे। रिसेप्शनिस्ट की बातें सुनकर तो समर की आंखें और चमक उठी। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, ओह, तो ये रेस्टोरेंट कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। चूंकि रिवर सिंह रेस्टोरेंट कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का हिस्सा था, इसलिए रिसेप्शनिस्ट जरूर कंपनी के एम्प्लॉय होगी। समर के पास अभी भी कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड था, जो पायल ने उसे दिया हुआ था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी जेब से 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड निकाला। उसने कार्ड रिसेप्शनिस्ट को दिखाया और कहा, हमें रूम नंबर 80 दे दो। समर की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उसने झुंझलाते हुए कहा, क्या आप लोगों को एक बार में बात समझ नहीं आती? वो रूम कुणाल सर को दे दिया है। अब अगर तुम दोबारा ऐसा कुछ कहने की कोशिश भी करोगे तो अंजाम तुम भुगत लोगे। उसका रवैया और ज्यादा खराब हो चुका था। गुस्सा देखकर समर अवाक रह गया। उसने हैरान होते हुए मन ही मन सोचा, क्या क्या इस लड़की को 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड के बारे में पता नहीं है? नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। कपूर ग्रुप के एम्प्लॉय होने के नाते इसको प्लेटिनम कार्ड का तो पता होना चाहिए। लगता है इसने कार्ड देखा ही नहीं। मैं एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। यह सोचते हुए समर ने एक बार फिर प्लेटिनम कार्ड को हाथ में लहराते हुए कहा, मिस, मुझे लगता है कि तुमने ध्यान से देखा नहीं। यह कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड है। यह कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है, और कार्ड होल्डर कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट में छूट और प्रिविलेजेस का आनंद ले सकता है। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की ने अविश्वास भरी आंखों के साथ तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड सिर्फ चेयरपर्सन पायल के पास है। ये तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? आप अपनी बकवास बंद करें और चुपचाप यहाँ से निकल जाएं।
बेशक उसने अभी तक 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड देखा नहीं था। एक मामूली सी रिसेप्शनिस्ट होने के कारण उसको यह कभी देखने का मौका भी नहीं मिला था। प्लेटिनम कार्ड पकड़े हुए समर ने गुस्से में अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, तो मुझे झूठा कह रही हो? उसकी जिंदगी में यह पहली बार था जब किसी ने उसे झूठा कहा था। तभी अचानक उनको एक डिग्निफाइड आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है यहाँ? जब सभी ने उस दिशा में देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी जो सूट पहने हुए था, सोने के फ्रेम वाले चश्मा लगाया हुआ था, उनकी तरफ ही चला आ रहा था। चश्मा पहने आदमी ने यहाँ देखकर रिसेप्शनिस्ट के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने जल्दी से झुकते हुए सम्मान भरी आवाज में कहा, मैनेजर शशिकांत, आप यहाँ क्यों हैं? इस अधेड़ उम्र के आदमी का नाम शशिकांत था, जो रिवर्स इन रेस्टोरेंट का मैनेजर था। फ्रंट डेस्क पर झगड़े की आवाज सुनकर वो अंदर से यहाँ चला आया था। शशिकांत ने असंतुष्ट होकर रिसेप्शनिस्ट लड़की की ओर देखा और कहा, वर्षा, क्या हुआ? किस बात पर बहस हो रही है यहाँ? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लोगों के साथ बहस मत किया करो। हमारे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब होती है। रिवर्स इन रेस्टोरेंट एक 5 स्टार रेस्टोरेंट था। अपनी रेपुटेशन और इमेज के लिए ही जाना जाता था। इस रेस्टोरेंट में खाना अच्छा और सस्ता भी मिलता था। साथ ही रेस्टोरेंट बहुत आलीशान और साफ सुथरा था। बाकी कपूर ग्रुप का हिस्सा होने के कारण लोग इस रेस्टोरेंट में ज़्यादा आते थे। अगर लोग रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज़ को ही ऐसे कस्टमर से बहस करते देखेंगे तो इससे रेस्टोरेंट की नेगेटिव इमेज बनेगी। रिसेप्शनिस्ट लड़की ने समर की ओर इशारा करते हुए शशिकांत से कहा, मैनेजर शशिकांत, ये आदमी यहाँ खड़ा होकर मुझसे झूठ कह रहा है। ये मुझे एक कार्ड दिखा रहा है और कह रहा है कि वो कार्ड कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का प्लेटिनम कार्ड है। उसने जब देखा कि मैनेजर थोड़ा गुस्से में आ गया है, इसलिए उसने जल्दी में सारा इल्जाम समर पर थोप दिया। प्लेटिनम कार्ड के बारे में सुनकर शशिकांत चौंक गया। 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड की इंपोर्टेंस को अच्छे से जानता था। यह कार्ड एक ऐसा कार्ड था जो परिवार के 3 लोगों के पास था। इसलिए शशिकांत ने समर की ओर देखा। उसे गंदे पुराने कपड़े पहनकर देखकर उसकी आंखों में भी संदेह भर गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या क्या इस फटीचर के जैसे के पास प्लेटिनम कार्ड कैसे हो सकता है? उसकी संदेह भरी आंखें देखकर समर ने दोबारा से प्लेटिनम कार्ड निकाला और मैनेजर की ओर बढ़ाते हुए बोला, मुझे लगता है कि आपकी रिसेप्शनिस्ट को प्लेटिनम कार्ड की पहचान नहीं है। आप ही देख लीजिए, अगर आपको पहचान में आता है तो। कार्ड देखते ही शशिकांत को जोर का झटका लग गया। उसने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड? क्या ये वास्तव में 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड है? उसका दिल समुद्र की लहरों की तरह उछल गया। उसे भी नहीं लगा था कि इस फटीचर के पास 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड होगा। वो रिवर सिन होटल का मैनेजर था, कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सदस्य भी था, इसलिए उसने पहले भी 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड देखा था। इसके अलावा शशिकांत को यह पता था कि ये कुल 3 ही कार्ड हैं। एक चेयरपर्सन पायल के पास, दूसरा कपूर परिवार के हेड पृथ्वीराज कपूर के पास। तीसरे कार्ड के बारे में आज तक किसी को पता नहीं था कि यह किसके पास होगा, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये इस कार्ड को इसके पास देखेगा। वो कंफ्यूज होते हुए मन ही मन सोच रहा था कि यह फटीचर सा दिखने वाला लड़का है कौन, और इसके पास ये प्लेटिनम कार्ड आखिर हो कैसे सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समर को कैसे ट्रीट करे। कपड़े देखकर तो लग रहा था कि आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर उसने ऐसे ही उसको नाराज कर दिया तो सच में कोई इंपॉर्टेंट इंसान हुआ तो नौकरी भी खो सकता है। वहीं रिसेप्शनिस्ट लड़की को अपने व्यवहार के लिए पहले से भी ज्यादा भयभीत थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें डरी हुई थी, हालांकि वो 5 स्टार कार्ड उसने देखा नहीं था। कुणाल जैसे 100 लोग भी इस प्लेटिनम कार्ड होल्डर के सामने कुछ नहीं थे। एक तो कहां से उसका मुकाबला कर सकता था। उसने अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अगर उसे पहले पता होता तो कुणाल को नहीं बल्कि इस फटीचर लड़के को खुश करने की कोशिश करती। तभी मैनेजर शशिकांत ने हकलाते हुए समर से पूछा, सर सर मैं क्या आपका आपका नाम जान सकता हूँ? हालांकि वो रिवर सिन होटल का मैनेजर था और वो बहुत पावरफुल और हाई पोस्ट पर बैठा था, लेकिन फिर भी वो प्लेटिनम कार्ड होल्डर के सामने कुछ भी नहीं था।
समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए शशिकांत से कहा, मेरा नाम समर है और हमने आज सुबह 8 बजे रूम नंबर 80 डिनर के लिए बुक किया था। लेकिन अब आपकी रिसेप्शनिस्ट हमें तो ये कह रही है कि रूम खाली नहीं है। लेकिन इस मोटे आदमी को इसने 1 मिनट में रूम दे दिया। हमें बदतमीजी से यहाँ से जाने के लिए कह रही है। इसने मुझे कहा अगर मैं चुपचाप यहाँ से नहीं गया तो वो सिक्योरिटी को बुलाएगी, मुझे धमका कर मार कर यहाँ से निकलवा देगी। अब आप बताइए कौन गलत है, मैं या ये? अब आप पर मैं छोड़ देता हूँ, आप देखिए आपको क्या करना है। वो समझ चुका था शशिकांत स्मार्ट इंसान है, वो जानता है कि क्या करना है। वहीं समर की बातें सुनकर शशिकांत के चेहरे के भाव बदल गए। वो रिसेप्शनिस्ट से बहुत नाराज हो गया था। शशिकांत ने रिसेप्शनिस्ट को क्रूरता से घूरते हुए कठोरता से पूछा, वर्षा, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या इन जेंटलमैन ने जो भी कहा है वो सच है? क्या तुमने इनका बुक किया हुआ रूम किसी और को दे दिया है या इसके साथ बदतमीजी भी की है? रिसेप्शनिस्ट ने हकलाते हुए जवाब देने की कोशिश की, मैनेजर मैनेजर मैं खुद का बचाव करने की कोशिश कर रही, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें, क्योंकि वो जानती थी कि समर ने जो कहा है वो सच है। वो कुणाल सर को खुश करने के लिए उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। रिसेप्शनिस्ट लड़की के हाव भाव देखकर शशिकांत को पता चल गया कि उसने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है। शशिकांत ने परशा की तरफ दया भरी आंखों से देखते हुए मन ही मन कहा, अरे पागल परशा, ये क्या कर दिया तुमने? तुम किसी और को नाराज कर सकती थी, लेकिन तुमने भी इस आदमी को ही नाराज करना था। मैं भी इसे नाराज नहीं होने दे सकता। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। उसने फैसला कर लिया कि वो समर को खुश करने के लिए परसा को नौकरी से निकाल देगा। इसलिए उसने अपनी बाहें सिकोड़ ली और रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखते हुए स्वर में कहा, परसा, आज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस बार तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं है। मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल रहा हूं। तुम अभी के अभी तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाओ। शशिकांत की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैनेजर शशिकांत, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैनेजर, एक लास्ट चांस दे दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। रिसेप्शनिस्ट होने के बावजूद भी उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी, इसलिए वो ऐसी नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन वो जानती थी कि उसने इस बार बहुत इंपॉर्टेंट इंसान को नाराज कर दिया, जिसे एक मैनेजर भी नाराज नहीं कर सकता। इसलिए वो घुटनों पर बैठ गई और समर और मैनेजर से माफी मांगने लगी। लेकिन शशिकांत ने उस पर कोई दया भाव नहीं दिखाया और गुस्से में कहा, नहीं परशा, इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इससे हमारे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब हो रही है। इसलिए इससे पहले कि चेयरपर्सन को तुम्हारी इन हरकतों का पता चले, वो तुम्हें कोई कड़ी सजा दे, निकल जाओ यहाँ से। अगर उन्होंने तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट बना दिया तो तुम्हें कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। परशा का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसके अब पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो चुपचाप वहां से बाहर चली गई। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। रेस्टोरेंट में किसी भी एम्प्लॉय ने उससे सहानुभूति नहीं जताई, क्योंकि उसने गलती की है। और यहाँ तक कि पास में खड़े मोटे कुणाल की बात है, तो अब जब समर ने प्लेटिनम कार्ड निकाल कर दिखा दिया था, तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से चला गया। उसने ये प्लेटिनम कार्ड पृथ्वीराज कपूर के पास देखा था, इसलिए वो जानता था कि वो समर से पंगा नहीं ले सकता। वो मौका देखते ही चुपचाप वहां से निकल गया। वर्षा को भगाने के बाद शशिकांत ने अपने चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ समर की तरफ देखते हुए कहा, समर भाई, वर्षा के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और साथ ही कॉम्पनसेशन के लिए मैं आज आपका डिनर हमारी तरफ से। शशिकांत कपूर खुद भी कपूर परिवार का एक दूर का सदस्य था। वो प्लेटिनम कार्ड की इंपोर्टेंस बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए वो समर को खुश करने के लिए ट्रीट देना चाहता था। समर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो आज का डिनर आप पर। क्योंकि उसके सामने बैठा शशिकांत उसे खुश करना चाहता था, तो वो भी उसे एक मौका देगा और साथ ही इरा के खाने का खर्च भी बचा देगा। हालांकि इरा को एक बार खाने की कीमत की परवाह नहीं थी,
लेकिन समर का सिद्धांत था, जब भी वो संभव हो तो बचत करनी चाहिए। शशिकांत ने समर को खुश करने के लिए रूम नंबर 80 में अपने रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी और बेस्ट डिशेज का एक पूरा टेबल भर दिया। वो मैनेजर था, लेकिन उसने एक वेटर की तरह समर को वाइन सर्व की। ईरा, प्राची, मोहिनी सब दंग रह गई। उन्हें भी सेवा का मौका मिला और शशिकांत ने सोचा कि सभी लड़कियां समर के लिए खास हैं, इसलिए उसने उनके लिए भी खुद अपने हाथों से वाइन सर्व की। बेशक शशिकांत ने तीनों लड़कियों को रेड वाइन और समर को देवार्स की सिग्नेचर 25 साल पुरानी पिलाई। समर की वजह से उन सभी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। टेबल पर बहुत सारे खाने के स्वादिष्ट व्यंजन भी रखे हुए थे। उन सभी ने पेट भर खाना खाया। तीनों लड़कियां बहुत खुश थी। समर उन तीनों की खुशी देखकर खुश हो रहा था। बाहर निकलते हुए प्राची ने समर की प्रशंसा भरी निगाहों से देखते हुए कहा, समर, कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड तुम्हें कहां से मिला? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये कार्ड तो मुझे पायल ने गिफ्ट में दिया था। प्राची ने हैरान होते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें ये कार्ड पायल ने दिया? पायल इसे तुम्हें क्यों देगी? क्यों फेंक रहे हो? ये कार्ड 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड इतना कीमती है, पायल ऐसे तो तुम्हें क्यों देगी? समर ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, ओ, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। प्राची ने अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये तुम शेखी क्यों भगा रहे हो समर? पायल एक बिलियनियर कंपनी की सीईओ है। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? उसे लग रहा था कि समर झूठ बोल रहा है। ईरा और मोहिनी के चेहरे पर भी अविश्वास के भाव थे। उन्हें भी लगा कि समर झूठ बोल रहा है। इंदौर शहर में पायल बेहद मशहूर थी। आखिरकार वो शहर की नंबर 1 ब्यूटी थी। सभी लड़कियों की आराध्य भी थी। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि पायल समर की गर्लफ्रेंड है। उन्हें लगा कि समर मजाक कर रहा है, और अगर ये सच था तो समर की गर्लफ्रेंड थी तो सूरज भी तो पश्चिम से निकल सकता है। समर थोड़ा अवाक रह गया जब उसने प्राची और इरा की आंखों में अविश्वास के भाव देखे। इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। इसके बाद वो ग्रुप के सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चले गए। इरा पश्चिम की ओर चली गई और प्राची और मोहिनी दक्षिण की ओर। लेकिन समर जब टैक्सी में बैठा तो वो चकित रह गया। टैक्सी ड्राइवर एक खूबसूरत लड़की थी। यह सुंदरता कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर जिया शेखावत की थी। उसने हैरान होते हुए कहा, अरे, ये क्या बकवास है? जिया टैक्सी क्यों चला रही है? लेकिन उसने अपनी हैरानी को छुपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अरे जिया, तुम टैक्सी क्यों चला रही हो? पुलिस की नौकरी छोड़ दी क्या? वैसे आज बड़े दिनों बाद मिली हो, तुम्हें मेरी याद तो नहीं आती होगी ना? जब से समर ने जिया को लुटेरे के हाथों से बचाया था, जिया उसके प्रति बहुत पोलाइट हो गई थी। इसलिए उसने प्यारे से समर की ओर देखते हुए कहा, हाँ, इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं भागती चली आई तुम्हारे पास। वो एक मिशन पर थी, जहां उसे टैक्सी ड्राइवर का भेष बनाकर एक गाड़ी का पीछा करना था। और जब वो रिवन सिर होटल के सामने से गाड़ी का पीछा कर रही थी, तब उसने समर को देखा और टैक्सी का इंतजार कर रहा है तो उसने उसे बैठा लिया। समर समझ गया था कि जिया किसी मिशन पर है, इसलिए उसने पूछा, जिया, क्या तुम किसी सीक्रेट मिशन पर हो? जिया ने हैरानी से कहा, तुम्हें कैसे पता चला? समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह पता लगाना तो बिल्कुल आसान है जिया। एक पुलिस इंस्पेक्टर टैक्सी ड्राइवर की ड्रेस क्यों पहनेगी, और वो भी पुलिस के शूज के साथ? इसका तो एक ही कारण है कि तुम किसी मिशन पर हो। ये कहते हुए उसने जिया के पैरों की तरफ इशारा किया। वो न तो केवल जानता था कि जिया किसी मिशन पर थी, बल्कि वो ये भी जानता था कि वो वैन का पीछा कर रही है। जिया ने मुस्कुराते हुए समर की तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें उठा लिया। तुम मेरी इस मिशन पर मदद कर सकते हो। समर ने दुखी होकर कहा, जिया, अगर तुम किसी केस पर काम कर रही हो तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुमने फजूल में ही मुझे उठा लिया। मुझे अभी नीचे उतारो, मुझे घर जाकर आराम करना है। वो थोड़ा उदास था और जिया ने उसे उठा लिया था। जिया ने हल्के से कहा,
समर, प्लीज मेरी केस सुलझाने में मदद करो ना। और समर दंग रह गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं केस सुलझाने में तुम्हारी मदद करूं? आखिर क्यों? उसने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए जिया को जवाब देते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। केस सुलझाना पुलिस की जिम्मेदारी है, और तुम मेरी मदद क्यों मांग रही हो? वो शैडो किंग था। वो पुलिस के सामने अपनी ताकत दिखाना नहीं चाहता था। उसे पुलिस और अपराधियों से बातचीत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिया ने पलकें झपकाते हुए समर से कहा, समर, तुमने पहले भी तो बैंक डकैती का मामला सुलझाने और लुटेरों से मारने में मेरी मदद की थी ना। प्लीज इस बार में मेरी मदद कर दो। उसकी बात सुनकर समर ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। जिया ने हैरान होते हुए पूछा, कौन सी शर्त? तुम्हारी जो बीमारी है मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। समर ने जिया को एक शरारती मुस्कान के साथ छेड़ते हुए कहा, मुझे अपना इलाज करने देना। जिया एक खूबसूरत लड़की थी। उसका चेहरा बिल्कुल आकर्षक था, और हालांकि जिया में एक कमी थी, उसको ल्यूकेमिया की बीमारी थी और वो उसकी मदद करना चाहता था। समर एक अच्छा आदमी था। वैसे भी एक खूबसूरत लड़की की मदद करना हर आदमी की जिम्मेदारी थी। जिया ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है। समर ने चलती फिरती गाड़ी में ही जिया के ल्यूकेमिया का इलाज करना शुरू कर दिया। एक्यूप्रेशर देना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना शुरू किया, जिया को गुदगुदी होने लगी। उसने कहा, समर, तुम ये क्या कर रहे हो? उसको समर की हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसको लग रहा था कि समर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ही पल में मसाज देने के बाद उसका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया। उसको अपना ब्लड कंट्रोल सही लग रहा था। उसके बाद उसको ठीक लगने लगा था। तभी उसने देखा कि उसके सामने वाली वैन एक जगह पर रुक गई है। जिया ने समर की तरफ देखते हुए कहा, समर, वैन रुक गई है, चलो हम भी चलते हैं और देखते कि वहां हो क्या रहा है अंदर। ये कहते हुए वो टैक्सी से बाहर निकल गई। वैन के पास पहुंचते ही जिया के चेहरे के भाव बदल गए। उसने देखा कि वैन में सिर्फ एक आदमी था। वह आदमी धूम्रपान कर रहा था और किसी भी बच्चे का कोई नामो निशान था नहीं। जिया ने उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए मन ही मन कहा, क्या क्या वैन में कोई बच्चा नहीं है? वो एक बड़े अपहरण मामले की जांच कर रही थी। एक दर्जन से ज्यादा बच्चे जिन्हें एक ही ग्रुप ने अगवा कर लिया था। ये वैन सबसे संदिग्ध थी और उन्हें लगा कि किडनैपर इसी वैन में बच्चे को किडनैप करके लेकर जा रही हैं। उसी समय जिया को अपने वॉकी टॉकी पर अपने सब ऑर्डिनेट का एक मैसेज आया जिसे वो पेन का पीछा कर रही थी। उसमें कोई बच्चा नहीं था। वो लोग किसी तरीके से बच्चे को किडनैप करके ले गए और जिया चौंक गई। वो समझ गई थी जिस ग्रुप ने बच्चों को किडनैप किया होगा, उन्होंने सिर्फ कवरअप के लिए ये वैन शहर में छोड़ी होगी कि वो पुलिस उनका पीछा करती रहे और वो बचकर वहां से निकल जाए। ये ग्रुप कोई साधारण ग्रुप नहीं था। ये एक मजबूत ग्रुप था जो काउंटर रिकॉग्निजेंस में बहुत अच्छे थे। वैन के ड्राइवर ने जिया को अपनी वैन की ओर आता हुआ देखकर उसने पूछा, मिस, आप किसे ढूंढ रही हैं? ये वैन का ड्राइवर एक दुबला पतला सा आदमी था। जिया ने वैन की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम्हारी वैन में जो लोग थे वो कहाँ गए? वैन ड्राइवर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और पूछा, मिस, मैं समझा नहीं, आप किस बारे में बात कर रही हैं? जिया ने गुस्से में उसको घूरते हुए कहा, तुम्हारी वैन में किडनैप किए हुए बच्चे थे। अब वो बच्चे है कहाँ? मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। अगर तुम मुझे बच्चों का पता नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगी। दुबले पतले युवक ने जिया से ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मिस, आप भले ही इंस्पेक्टर हैं या एसपी, लेकिन आप ऐसे बिना सबूत के मुझे पर आरोप कैसे लगा रही हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है? अगर नहीं है तो मैं आप पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। वो उसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। जब जिया ने दुबले पतले युवक की बातें मान ली, वो अविश्वसनीय रूप से क्रोधित हो गई। वो जानती थी कि इन लोगों ने बच्चों को कहीं छुपा दिया है और वही समर ने जिया
और दुबले पतले व्यक्ति के बीच हो रही लड़ाई को अनसुना कर दिया था। वो बस वैन को ध्यान से देखता रहा। ये एक साधारण वैन थी जो सड़कों पर जगह दिखाई देती थी। इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन समर को वैन के टायरों को देखकर कुछ अजीब सा लगा। समर टायरों के पास गया और देखा कि टायरों के ट्रक के पीली मिट्टी लगी हुई है। यह पीली मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं थी। ये ईंट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी थी और इसमें जलने की हल्की सी बदबू भी आ रही थी। समर ने अनुमान लगा लिया कि वैन ईंट बनाने वाले भट्टे पर गई होगी। टायर पर मिट्टी अभी भी ताज़ा थी, जिसका मतलब था कि वैन को भट्टे से निकले हुए ज़्यादा समय हुआ नहीं। इसलिए समर ने जिया के पास जाते हुए कहा, जिया चलो चलते हैं यहाँ से। अब इस वैन में कोई बच्चा नहीं, तो हमारा भी यहाँ कोई काम नहीं। लेकिन जिया ने उसकी बात पर विरोध करते हुए कहा, लेकिन समर, हमें बच्चे नहीं मिले हैं, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं। जिया बेचारी जाना नहीं चाहती थी। समर ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, जिया मैंने कहा ना, चलो यहाँ से चलते हैं, वैन में कोई बच्चा नहीं है। और ये कहते हुए वह जिया को खींचकर दूर ले गया। जिया जाना नहीं चाहती थी, लेकिन समर की पकड़ मजबूत थी। वो जल्दी से उसको खींचकर अपनी गाड़ी में ले गया। कार के अंदर बैठते ही जिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, समर, तुमने मुझे वहां से क्यों खींच लिया। हमें अभी भी बच्चे नहीं मिले, हमें उससे कुछ पता चल सकता था। वो थोड़ी नाराज हो गई थी। समर ने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहा, जिया चिंता मत करो, मैं केस सुलझाने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अपने टिप्पणियों के बाद वो पहले ही आश्वस्त था कि उसके पास सुराग मिल गया है। जिया ने हैरान होते हुए पूछा, तुम तुम कैसे केस सुलझाओगे। समर ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उससे एक ही सवाल पूछा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ आसपास कोई ईंट का भट्टा है क्या। जिया ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम तुम ये क्यों पूछ रही हो समर, केस के बारे में बात करो ना। समर ने अपनी थोड़ी आवाज कड़क करते हुए कहा, जिया ज्यादा बहस मत करो, तुम बस मुझे ये बताओ कि आसपास कोई ईंट भट्टा है या नहीं। जिया ने धीरे से कहा, ठीक है, एक मिनट रुको, मैं अपने सबऑर्डिनेट से पूछ कर बताती हूँ। भले ही जिया को नहीं पता था कि समर ने ईंट भट्टे के बारे में क्यों पूछा, फिर भी उसने उस पर विश्वास करना सही लगा। उसने अपना फोन निकाला और अपने सबऑर्डिनेट को फोन किया। जिया ने अपना फोन एक तरफ रखा और समर से कहा, हाँ, यहाँ पास में ही 3 ईंट के भटिया हैं, एक शिवदार ढाबे के पास, एक देहात में और एक एबी रोड के पास। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और आगे पूछा, और ठीक है, अभी ये बताओ कि अब इन तीनों में से कौन से भट्टे पर अभी अभी खुला हुआ भट्टा है। जिया ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, ये शिवद्वार ढाबे वाले के पास भट्टे वाले में सबसे नई भट्टे की ईंट लगी है, ये पिछले महीने ही खुला है। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो चलो उस ढाबे के वाले के भट्टे के पास चलो। जिया ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, अरे क्या तुम बता सकते हो कि हम उस ढाबे वाले भट्टे पर क्यों जा रहे हैं। समर ने कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान के साथ कहा, ये तो बहुत आसान है, किडनैप किए गए बच्चे वही ढाबे के पास वाले ईंट भट्टे पर है। जिया ने भौहें सिकोड़कर समर से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि बच्चे वहां पर है। उसे लगा था कि समर बहुत जल्दबाजी कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसी सबूत के आधार के बिना ही बच्चे ईंट भट्टे पर कैसे पहुंच गए। अगर वो वहां पर चले भी गए तो बच्चों को नहीं ढूंढ पाए तो क्या होगा, क्या समय की बर्बादी हो जाएगी। लेकिन समर ने कॉन्फिडेंस से कहा, जिया, अगर मैंने कहा है कि बच्चे वहां हैं तो बच्चे वही होंगे, तुम चिंता मत करो। क्योंकि समर तो भाई शैडो किंग था और उसने पहले ही सब कुछ हिसाब लगा लिया था। उसने जैसे ही वो मिट्टी देखी थी, उसने सुराग लगा लिया था, जिससे अंडरवर्ल्ड पर दबदबा भी उसका था। वो किसी की तुलना में जांच करने में ज्यादा होशियार भी था। जिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बच्चे ईंट भट्टे पर है। उसे अभी भी लग रहा था कि समर ऐसे ही तुक्का मार रहा है। समर ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा,
जिया, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम मुझसे शर्त क्यों नहीं लगा लेती? जिया ने हैरान होते हुए कहा। कैसी शर्त, बताओ? समर ने जिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। देखो, अगर बच्चे वहां ढाबे के पास वाले भट्टे पर मिल गए तो तुम मुझे एक किस करोगी। अगर वो वहां नहीं मिले तो मैं आज से और अभी से तुम्हारे आदेशों का पालन करूंगा। समर की बातें सुनकर जिया का आकर्षक चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन उसने उसके शब्दों के बारे में सोचा और थोड़ा भावुक हो गई। अगर वो हार गया तो वो अब से उसकी शर्त मानेगा। इसलिए जब उसने उग्रता से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इस शर्त लगा लेती हूँ। अगर बच्चे ईंट भट्टे पर मिले तो मैं तुम्हें एक किस करने दूंगी। अगर वो नहीं मिले तो तुम्हें मेरे बात को मानना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें नदी में कूदने के लिए भी कहूंगी तो तुम्हें नदी में कूदना पड़ेगा। समर ने कड़वड़ाहट से पूछा। जिया, तुम बहुत निर्दयी हो। तुम चाहती हो कि मैं नदी में कूद जाऊं? उसने एक कहावत सुनी थी, लड़कियों का दिल सबसे जहरीला होता है। आज उसे पता चल गया था कि यह वास्तव में सच था। वो अभी तक मजाक कर रहा था, लेकिन अब उसने शर्त जीतने के बाद उसे सबक सिखाने का फैसला भी कर लिया था। गाड़ी लगातार वहां पर जा रही थी और जिया अपने सब ऑर्डिनेट से संपर्क भी करना नहीं भूली थी। उसने बता दिया था कि वो ईंट भट्टे पर जा रहे हैं। वो मूल रूप से केवल अपने सब ऑर्डिनेट को रिपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी बात सब इंस्पेक्टर विपिन मदान ने भी सुन ली। इसलिए विपिन मदान ने सोचा कि जिया के पास कोई सुराग होगा, इसलिए वो अपने आदमियों से साथ शिवदार ढाबे के पास वाले ईंट की भट्टी की ओर जा रही है। 30 मिनट बाद जिया और समर ढाबे के ईंट भट्टे पर पहुंच गए। उसने अपनी गाड़ी को एक दूर स्थान पर लगा दिया और ताकि कोई उन्हें देखा ना। फिर वो दोनों गाड़ी से उतरकर भट्टे की ओर जाने लगे। वो एक बड़ा ईंट का भट्टा था जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें भी बनाई गई थी। दीवारें 2 मीटर ऊंची थी और दीवारों के पास कुछ लाल ईंटें रखी थी। लोहे का बड़ा मजबूत गेट लगाया हुआ था। एक साधारण सा व्यक्ति अंदर जा नहीं सकता था, लेकिन समर और जिया तो ट्रेंड थे। वो मार्शल आर्ट फाइटर भी थे, इसलिए उनको ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं लगा। कुछ ही टाइम में वो दोनों भागे और दीवार के ऊपर से अंदर की तरफ कूद गए। दीवार के ऊपर से कूदने के बाद दोनों ने देखा अंदर आंगन में ईंटें बहुत कम थी और लोहे के गेट के पास कुछ लाल ईंटें थी। बाकी जगह खाली थी। आंगन के कुछ हिस्से में तो ऊंची ऊंची घासें भी। उसमें 500 मीटर दूर एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी। 4 आदमी उस बिल्डिंग की रखवाली कर रहे थे। सभी आदमियों के बाल सुनहरे रंग के थे। उनके शरीर पर बहुत से टैटू बने हुए थे। वह सभी भयंकर दिख रहे थे। जिया ने जब उन आदमियों को देखा तो वो दंग रह गई। उसने हैरान होते हुए सोचा, क्या क्या यहाँ सच में कुछ गड़बड़ चल रही है? एक साधारण से ईंट के भट्टे के दरवाजे पर इतने गुंडे नहीं होते। समर और जिया झुके और सावधानी से उनकी ओर बढ़ने लगे। वो उन चारों पहरेदारों की नजरों से बचने के लिए हल्के हल्के कदमों से धीरे धीरे चल रहे थे। जब वो खरपतवारों के झुंड के पास से गुजरे तो जिया ने गलती से एक प्लास्टिक की बोतल पर पैर रख दिया, जिसके चटकने की आवाज तेज आई। बोतल की आवाज सुनते ही चारों गुंडे उस ओर देखने लगे। समर ने जल्दी से जिया को जमीन पर धकेल दिया और वो रेंगते रेंगते झाड़ियों में घुस गया। शुरू में ये एक खरपतवार झाड़ी थी और एक लगभग 1 मीटर ऊंची थी और ये एक घनी और उसी ओर में झुकी हुई थी। इसलिए गुंडों ने जब उनकी तरफ देखा तो उन्हें कुछ भी होने का एहसास नहीं हुआ। जगह कम होने की वजह से समर जिया के ऊपर गिर गया। वो दोनों एक दूसरे के साथ सटे हुए थे। समर ने जब जिया की आंखों में देखा तो जिया घबरा गई। उसकी आंखें शर्म से भर गई। तभी समर ने अपने होठ उसकी तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। जिया ने जब उसकी हरकत देखी तो उसका मन समर को एक जोरदार किक मारने का हुआ, लेकिन उसने ये विचार दबा लिया क्योंकि वो उन गुंडों के बहुत करीब है और अगर गुंडों ने उन्हें देख लिया तो वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी समर ने धीरे से उससे पूछा, जिया, ये किस दो ना? जिया ने धीरे से कहा, कमीने, कमीने मेरे ऊपर से उठो। उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, साथ ही गुस्सा भी आ रहा था और बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिया, हम उठ नहीं सकते।
अगर वो गुंडों ने हमें देख लिया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। अभी हमारा यहाँ रुकना ही ठीक है। 5 मिनट के बाद जब समर को लगा कि चारों गुंडे अब उनके दिशा में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग वहां से उठे। बेशक वो सीधे खड़े नहीं और इसके बजाय वो जमीन पर दुबक गए। जिया ने गंदे कपड़ों को ठीक करते हुए समर को घूरा और धीरे से पूछा, एंट्री गेट के पास 4 गुंडे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? समर ने जिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम सामने के दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते। चलो पीछे कोई खिड़की वगैरह ढूंढते हैं, अगर कोई मिलेगी तो हम वहां से अंदर चलेंगे। ये कहते हुए वो जिया को खींचकर दूसरी दिशा में चला गया। समर और जिया पीछे की खिड़की पर पहुंचे। वो चुपके से खिड़की से झांकने लगे। बड़े कमरे में 4-5 और लोहे के पिंजरे थे। पिंजरों में एक दर्जन से ज्यादा बच्चे बंद थे। बच्चों के गले में कॉलर डले हुए थे और बेचारे बच्चों को न केवल अपहरण किया गया था, बल्कि उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया जा रहा था। जिया के आकर्षक चेहरे पर गुस्सा भर आया। उसने दांत भींचते हुए धीरे से कहा, इन कमीनों की बच्चों के साथ इस तरह क्रूर व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? इन दरिंदों को तो सबके सामने गोली मार देनी चाहिए। उन बेचारे बच्चों को देखकर उनके दिल में आग लग गई थी। समर ने सिर हिलाते हुए कहा, जिया जिया मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इन कमीनों को तो नर्क भेज देना चाहिए। उन बच्चों को देखकर समर भी भड़क गया था। इन बच्चों का सबसे बड़ा बच्चा भी ज्यादा से ज्यादा 10 साल का था और छोटा बच्चा 5-6 साल का। हालांकि वह सभी गंभीर रूप से घायल भी थे। बच्चों को देश का भविष्य और उम्मीद माना जाता था। हालांकि अब उनकी तस्करी भी की जा रही थी। सभी बच्चों को हाथ में उन दरिंदों ने बेरहमी से तोड़ भी दिए थे। वहीं कमरे में 20 से ज्यादा बदमाश थे जो लंबे और मजबूत थे। जिया जानती थी कि अब उन्हें ये बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा, अन्यथा बच्चों को भी खतरा हो सकता है। जिया ने कांपते हुए होठों से हल्के से होले से धीरे से समर से पूछा, समर अब हमें क्या करना चाहिए? वो जानती थी कि इस खतरनाक स्थिति में केवल समर ही कोई रास्ता निकाल सकता है, क्योंकि पिछली बार भी बैंक के लुटेरों पकड़ने में समर ने उसे बचा भी लिया था। उसके हिसाब से भले ही समर एक बहुत बड़ा बदमाश था, भले ही उसे हमेशा चिढ़ाता रहता था, हमेशा उसके साथ फ्लर्ट भी करता था, लेकिन वो निसंदेह बहुत पावरफुल और स्किल्ड मार्शल आर्ट फाइटर भी था। समर मुस्कुराया, क्योंकि उसने एक सही रणनीति बना ली थी। उसने मुस्कुराते हुए जिया से कहा, जिया मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। हम पहले उन बाहर वाले 4 बदमाशों को मारकर उनके कपड़े ले सकते हैं, फिर हम उनके कपड़े पहनकर आसानी से अंदर जा सकते हैं। वास्तव में समर के लिए इन लोगों को मारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो ये बदमाश बच्चों को चोट पहुंचा देंगे। इसलिए उनके प्लान बनाकर चलने का ही फैसला कर रहे थे। बेशक एक कारण यह भी था कि वो इन सभी को अपने सामने अपना रहस्य उजागर भी नहीं करना चाहता था। जब समर और जिया खिड़की के नीचे बैठकर बच्चों को बचाने के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक ब्रिकयार्ड से एक तेज आवाज सुनाई दी। बाहर से किसी ने बंद लोहे के दरवाजे पर लात मारकर उसे खोल दिया। समर ने झुंझलाते हुए धीरे से कहा, अरे ये बेवकूफ कौन है जो दरवाजे पर लात मार रहा है? उसको गुस्सा आ गया था। वो वहां इन बदमाशों से निपटने का प्लान बना रहा था और उस इंसान ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। उसे पता था कि अब कमरे में मौजूद सभी बदमाश तेज आवाज सुनकर सतर्क हो जाएंगे। जैसा कि अनुमान लगाया था, चारों पहरेदार और अंदर के बदमाश बिल्कुल सावधान हो गए। वो सभी अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठा लिए। तभी उधर दरवाजे खुलते ही पुलिस की 4 गाड़ियां अंदर घुस गई। उन गाड़ियों से 10 से ज्यादा पुलिस वाले बाहर निकले। सबसे आगे चलने वाला पुलिस ऑफिसर एक लंबा और दबंग युवक था, जिसकी भौहें मोटी थी, आंखें बड़ी थी और नाक ऊंची थी, जो बहुत हैंडसम भी था। उसका नाम विपिन था, जो इंदौर शहर की क्रिमिनल पुलिस टीम का सब इंस्पेक्टर था। वहीं उधर कमरे के अंदर एक सख्त आदमी ने
हाथ में बंदूक पकड़े हुए एक अधेड़ उम्र के आदमी से पूछा, राजेंद्र भाई, हमें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अब हम क्या करें? अधेड़ उम्र के आदमी का शरीर सख्त था। वो चारों ओर से गुस्से में घिरा हुआ था। उसका नाम राजेंद्र था और वो एक ग्रुप के लोगों का लीडर था। राजेंद्र ने सख्त आदमी को घूरते हुए कहा, अब हम कर ही क्या कर सकते हैं? इन बच्चों को होस्टेज बनाकर यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। उसे पता था कि अगर ये बलपूर्वक लड़ेंगे तो काम नहीं आएगा, क्योंकि वो चारों ओर से घिर गए हैं। वो यहाँ से केवल बच्चों को होस्टेज बनाकर ही भाग सकते हैं। उसकी बात सुनकर सभी गुंडों ने एक एक बच्चे को पकड़ना शुरू कर दिया। जिया ने जब ये देखा, उसने चिंतित होकर समर से पूछा, समर, अब हम क्या करेंगे? वो बच्चों को होस्टेज बनाकर लेकर जाएंगे। उसे इस समय विपिन की मूर्खता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे दरवाजे पर लात मारने की क्या जरूरत थी? क्या उसे इतना भी नहीं पता था कि कोई भी निर्णय लेने से पहले स्थिति की जांच करनी चाहिए? समर बहुत गुस्से में था। उसने तिरस्कार के साथ कहा, हम और क्या कर सकते हैं? बेशक हमें बच्चों को बचाना होगा। तभी धड़ाम की आवाज आई और समर खड़ा हुआ। उसने खिड़की पर एक जोरदार पंच मारा और खिड़की तोड़ दी। खिड़की के टूटते ही वो बिजली की गति से कमरे में घुस गया। उश उश की आवाज वहां से आने लगी और गैंगस्टरों पर पहले तो तैयार दर्जनों उसने पत्थर फेंके। वो गैंगस्टर चिल्ला रहे थे। पत्थर लगने की वजह से जमीन पर गिर पड़े। इस तकनीक को हिडन वेपन का कहा जाता है, जिसका समर ने बमुश्किल इस्तेमाल किया था। यह उसके तुरूप के इक्कों में से एक था, जिसे वो इस जल्दबाजी में इस्तेमाल नहीं करता था। हालांकि उसे आज बच्चों को बचाने के लिए इसका भी इस्तेमाल करना पड़ा था। जब राजेंद्र ने देखा कि उसके बगल में मौजूद दर्जनों गुंडे जमीन पर गिर गए, बुरी तरह से वो घबरा गया। उसका चेहरा सिकुड़ गया। राजेंद्र ने बंदूक तानते हुए समर को धमकाते हुए कहा, अबे ओ पागल, मेरे पास मत आना, नहीं तो गोली मार दूंगा। हालांकि समर पर उसके धमके का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जगह से थोड़ा हिला और एक झटके में राजेंद्र के ठीक सामने आ गया। उसने राजेंद्र की बंदूक छीन ली और समर की स्पीड देखकर राजेंद्र सदमे में चला गया। उसने देखा कि समर ने बंदूक को टुकड़ों में तोड़ दिया था। तभी धड़ाम की आवाज आई। बंदूक को तोड़ने के बाद समर ने राजेंद्र के पेट पर एक जोरदार किक मारकर उसे उड़ा दिया। राजेंद्र दीवार से टकराया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि राजेंद्र सच में बहुत पावरफुल था और इन सभी गैंगस्टरों में से वो सबसे ज्यादा ताकतवर था। वो लेवल 2 स्टेज 3 का फाइटर था, तभी इस गैंग का लीडर बन गया था। लेकिन उसकी ताकत समर के आगे कुछ भी नहीं थी। समर ने एक सेकंड में उन गैंगस्टरों को गैंग को खत्म करते हुए देखकर जिया ने आश्चर्य से अपने चेहरे के भाव बदल लिए। उसने हैरान होते हुए उसकी आंखों में फैल गई और उसने धीरे से कहा, ये समर तो बहुत पावरफुल है, इसके पास इतनी ताकत कहां से आई? वो ये महसूस कर रही थी कि समर उसके कांटेक्ट में सबसे पावरफुल फाइटर था। इतना पावरफुल फाइटर तो जिया का ट्रेनर भी नहीं था। कहा जा सकता है कि समर की पावर जिया की धारणा से कहीं अधिक थी। समर ने राजेंद्र को तिरस्कार से देखा, जैसा कोई इस आदमी पर हंस रहा हो जो सोचता था कि बंदूक उसे डरा देगी। ईमानदारी से बंदूक उसके सामने कुछ भी नहीं थी और वो बच्चों को छुड़ाने के लिए पिंजरों की तरफ चल पड़ा। जब समर पिंजरा खोलकर बच्चों को आजाद करने ही वाला था, तभी अचानक उसे दूर से एक कर्कश आवाज सुनाई दी, अपनी बाहें ऊपर उठाओ, घुटने टेक दो, अभी के अभी हार मान लो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। और यह सामने विपिन था। वो समर पर अपनी बंदूक तान लिया था। उसके पीछे 10 और पुलिस वाले थे। वो चारों बदमाशों को बाहर दरवाजे पर उनके घुटनों पर बैठाने के बाद कमरे में आ गए थे। वो यही सोच रहे थे कि समर भी उन गैंगस्टरों की गैंग का हिस्सा है। जब समर ने इस बेवकूफ विपिन को देखा तो आग बबूला हो गया। उसने ही दरवाजा मारकर खोला था और बदमाशों को सचेत कर दिया था। अगर समर वहां नहीं होता तो आज इन बच्चों को कोई बचा नहीं सकता था। समर ने विपिन को घूरते हुए गुस्से में कहा,
क्या तुम अंधे हो कि तुमने मुझे इन बच्चों को बचाते हुए नहीं देखा? तुम मुझ पर अपनी बंदूक क्यों तान रहे हो? वो गुस्से में और भी आ रहा था। विपिन ने न केवल बच्चों को बचाने के लिए उसे धन्यवाद किया, बल्कि वो तो उस पर बंदूक भी तान रहा था। विपिन ने समर से कहा, अपने हाथ ऊपर उठाओ। तुम गैंगस्टरों में से एक और बच्चों को तुमने ही घायल किया है। जो वो पिंजरे में घुसा तो उसे एहसास हुआ पिंजरे में बंद सभी बच्चों बुरी तरह से घायल थे। वो न केवल फंस गए थे, बल्कि उन्हें पट्टे से बांधा भी गया था। उनके हाथ भी टूटे हुए थे। इसलिए विपिन ने समर पर बंदूक तान दी। समर को यह देखकर गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में कहा, तुम अंधे नहीं, तुम बिल्कुल मूर्ख भी हो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुमने इस तरह से घुसकर इन बच्चों को लगभग मौत के मुंह में पहुंचा दिया था? उसकी बात सुनकर समर के भाव बदल गए। उसने एक हाथ में बंदूक पकड़ी और दूसरे हाथ में हथकड़ी निकाल ली। समर की तरफ बढ़ते हुए बोला, अबे साले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं, करके रहूंगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। समर भी अचानक गुस्से में चिल्लाया, भाड़ में जाओ तुम। और जैसे ही विपिन उसके पास पहुंचा, उसने विपिन के पेट पर किक मार दी। किक लगने की वजह से वो 4-5 मीटर पीछे उड़ा और दीवार से जाकर जोर से टकरा गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। विपिन के खून थूकते हुए पीछे खड़े पुलिस वालों ने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग देख क्या रहे हो? गोली मारो इसे। आदेश मिलते ही पुलिस वालों ने समर पर अपनी बंदूक तान दी। अब स्थिति और खतरनाक और गंभीर हो गई थी। तभी जिया ने खिड़की से अंदर कूदते हुए उन पुलिस वालों पर चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ, सभी अपनी बंदूकें नीचे रखो। सबर इतनी तेजी से आगे बढ़ा था, जिया को एहसास ही नहीं हुआ कि एक सेकंड पहले यहाँ क्या हो गया था। इसलिए वह जब होश में आई तो उन पुलिस वालों को रोकने के लिए आगे बढ़ी, ताकि कोई समर को चोट ना पहुंचा दे। उन पुलिस कर्मियों ने जिया को देखते हुए हैरान होते हुए पूछा, इंस्पेक्टर मैडम, आप यहाँ कैसे आई? वो निश्चित रूप से जिया को जानते थे, क्योंकि वो क्रिमिनल पुलिस इंस्पेक्टर थी। और हालांकि जब उसने अपने बंदूकें नीचे रखने के लिए कहा तो सभी भ्रमित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जिया ने नहीं देखा कि समर ने उनके सब इंस्पेक्टर को मारा। जिया ने जमीन पर पड़े बेहोश बदमाशों की ओर इशारा करते हुए शांति से कहा, इन सभी बच्चों को समर नहीं बचाया है और जमीन पर मौजूद लोगों को समर नहीं मारा है। जिया निश्चित रूप से जानती थी कि समर कितना पावरफुल था। अगर वो गुस्सा हो गया तो दर्जन भर आदमियों को धूल चटा देगा। बंदूक आम लोगों को डरा सकती है, लेकिन समर के लिए किसी खिलौने से ज्यादा नहीं थी। अब जब वो पुलिस वालों ने जिया की बात सुनी तो वो जमीन की ओर देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि जमीन पर दर्जनों पावरफुल और स्ट्रॉन्ग शरीर वाले लोग गिरे पड़े थे। उनमें से ज्यादातर अपने बालों को सुनहरे रंग में रंगा हुआ था, टैटू गुदवाए हुए थे, जिससे वो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। लेकिन अब सभी के दर्द से कराह रहे थे। जब उन्हें इस स्थिति का एहसास हुआ तो उन्होंने शर्मिंदगी में बंदूक नीचे रख दी। इसके बाद जिया ने विपिन की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, विपिन, चूंकि तुमने अपने इन एक्टिवेट लीडरशिप के कारण इन बच्चों को लगभग मुश्किल में डाल दिया था, इसलिए मैंने तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड करने का फैसला किया है। बेहतर होगा कि तुम वापस जाकर आत्मचिंतन करो। वो विपिन को इस लापरवाही से बहुत ज्यादा नाराज थी, इसलिए उसने उसे दंडित करने का फैसला किया। उसे सस्पेंड करने के बाद उसे आत्म आलोचना निबंध लिखने के लिए भी कहा। जिया का आदेश सुनने के बाद विपिन ने अपना मुंह खोला और जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाया। उसने बस अपना सिर निराशा में नीचे कर लिया। इसके बाद जिया ने सभी से कहा, अब चलो और इन बेचारे बच्चों को पिंजरे से निकालने में मेरी मदद करो। ये कहते हुए उसने पिंजरा खोला, बच्चों को बाहर निकालने लगी। उन बच्चों को देखकर उनका मन भर आया था। अधिकांश बच्चों को उन्हें गुंडों ने पूरी तरह से पीटा हुआ था। उनके चेहरे और कंधे चोट से भरे हुए थे। ये बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर थे और ये एक सिंडिकेट चला रहे थे
जिसमें बच्चों को अपहरण करते थे। वे उनके कंधे टांग हाथ को तोड़ देते, उन्हें पैसों के लिए भीख मांगने पर मजबूर करते। फिर छोटे बच्चों को ग्रामीण इलाकों में बेच दिया जाता। जिया ने जब देखा इन गैंगस्टरों ने बच्चों के साथ बहुत गलत किया, तो अपने गुस्से को शांत करने के लिए उन गैंगस्टरों के पास गई। चूंकि बच्चे बहुत गंभीर रूप से घायल थे, इसलिए वो पिंजरे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अभी रात के 11 बज चुके थे। इमरजेंसी रिक्वेस्ट करते हुए 1 घंटे में समय लगता, इसलिए ज़्यादा समय हो रहा था। अगर वो देर करते तो इन बच्चों को और ज़्यादा नुकसान होता। जिया ने हॉस्पिटल और एम्बुलेंस को फोन कर दिया, लेकिन उन्हें आने में देरी में समय लग रहा था। तभी समर ने जिया के पास जाते हुए कहा, जिया मुझे इन बच्चों का इलाज करने दो, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। समर के मुंह से जिया का नाम सुनकर सभी पुलिस अधिकारी भी चौंक गए। सभी के मन में अलग अलग सवाल चल रहे थे। क्या बकवास है? जिया? क्या इस लड़के ने अभी अभी हमारे इंस्पेक्टर को जिया कहा? उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कुछ गलत सुन लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इस लड़के ने उसे जिया कहा। जैसे उसने देखा कि सब उनको घूर कर देख रहे हैं, तो उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? काम करो और इन गैंगस्टरों को पकड़ो। जिया का गुस्सा देखकर सभी पुलिस वाले चौंक गए। वो निश्चित रूप से उसके गुस्से से परिचित थे। एक बार जब उनकी इंस्पेक्टर गुस्सा हो जाती तो खाना भी नहीं खाने देती थी। उनके जाने के बाद जिया ने शर्माते हुए समर से कहा, समर मुझे ऐसे सबके सामने जिया मत कहा करो, प्लीज साथ में इंस्पेक्टर भी लगा लिया करो, ये मेरी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। जिया हमेशा निडर और हंसने वाली लड़की थी। समर के सामने उसे शर्म आ रही थी। समर ने उसको थोड़ा छेड़ते हुए कहा, "हम्म, अगर जिया नहीं तो मैं तुम्हें हनी कह सकता हूँ, कैसा रहेगा? जिया ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे जिया ही कह लिया करो। तभी उसको याद आया कि समर ने अभी अभी उसे इन बच्चों को इलाज करने के लिए कहा था, इसलिए उसने आगे पूछा, समर, तुमने अभी कहा कि तुम इन बच्चों का इलाज कर सकते हो क्या? समर ने हाँ में सिर हिलाते हुए शांति से कहा, हाँ मैं इनका इलाज कर सकता हूँ। इन बच्चों का इलाज करना उसके लिए बड़ी मुश्किल बात थी नहीं। जिया ने समर पर भरोसा करने का फैसला किया, और जब उसने उसका कॉन्फिडेंस से भरा चेहरा देखा तो उसने कहा, ठीक है तो चलो इनका इलाज करते हैं। उसकी बात सुनकर समर ने मुस्कुराते हुए 6 साल की लड़की को पास से अपने बैठाया और बच्चे को प्यार से कहा, हेलो बेटा, मैं देख रहा हूँ कि उसका कंधा टूट गया है, क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? आपको थोड़ा दर्द भी हो सकता है बेटा। ये छोटी लड़की कमजोर लग रही थी। उसने निश्चित रूप से ठीक से खाना नहीं खाया था। वो छोटे इस बच्चे ने आंखों में आंसू भरकर सुबकते हुए समर से पूछा, भैया बहुत दर्द कर रहा है, क्या आप सच में इसे ठीक कर सकते हैं? समर ने मुस्कुराते हुए इस बच्चे को दिलासा दिया, चिंता मत करो बेटा, जब मैं इसे ठीक कर दूंगा तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ये कैसे कमीने लोग थे, इनको बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था, ये छोटे बच्चों को मार कैसे सकते थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उस जगह को खोजने लगा जहां से छोटे बच्चे का कंधा मुड़ा हुआ था, और फिर उसने जोर से मजबूती से ऊपर उठा दिया। आज पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने छोटे बच्चे का कंधा फिर से जोड़ दिया था। हालांकि जब उसके जोड़ को उसने ऊपर उठाया, बच्ची बहुत बुरी तरह से चिल्लाई, लेकिन अब वो एक सामान्य इंसान की तरह बिना किसी दर्द के अपनी बाहें हिला सकती थी। छोटे बच्चे ने अपनी बाहें हिलाते हुए समर को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू भैया, मेरा दर्द खत्म हो गया है। उसकी ये प्यारी सी आवाज़ सुनकर समर और जिया दोनों के आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन इधर एक कोने में पड़े हुए विपिन के आंखों में कुछ और ही चल रहा था। विपिन कुछ और ही चीजें सोचे जा रहा था। वो समर से बदला लेने की सोचने लगा था। समर की वजह से वो सस्पेंड हो गया था। अब क्या करेगा विपिन? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ, सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लग रही है तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर से जरूर करते रहें।